कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए शराइत। Equilibrium cannot be attained in open containers because in open containers the gaseous reactants and products may escape into the atmosphere, leaving behind no possibility of attaining equilibrium। ये कह रहा है कि अगर हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स जो कि गैस की हालत में होते हैं इसको किसी ओपन कंटेनर में रख दे तो फिर हम इक्विलिब्रियम की हालत हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये गैस की हालत में होंगे और गैस जो है वो उस ओपन कंटेनर से निकल जाएगा और फिर इक्विलिब्रियम के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो ओपन कंटेनर में हम इक्विलिब्रियम हासिल नहीं कर सकते। इक्विलिब्रियम के लिए एक बंद कंटेनर का होना इंतहाई ज़रूरी है। When a system reaches the equilibrium, it will remain in the same state forever if the condition do not change। ये कह रहा है कि अगर जब सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत पर पहुंच जाए तो ये इस इक्विलिब्रियम की हालत में हमेशा रहेगा जब तक कि आप कंडीशन को तब्दील न करें। When the condition are disturbed, the equilibrium will also be disturbed। जब आप कंडीशन को डिस्टर्ब का मतलब है चेंज कर दे तो इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। द सिस्टम ऑलवेज ट्राइज टू रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम। और सिस्टम जो है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो इक्विलिब्रियम की हालत को हासिल करें। द रिएक्शन विल मूव ईदर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन रिवर्स डायरेक्शन टू अटेन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की हालत को दोबारा हासिल करने के लिए रिएक्शन या तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा या रिवर्स रिएक्शन होगा ताकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन दोबारा हमारे साथ आ जाए। As long as the condition are kept constant, the reaction will remain in the equilibrium state conditions are following। यानी जब तक हमने पहले पढ़ा कि कंडीशन कांस्टेंट रहेगी, उसमें तब्दीली नहीं आएगी, तो इक्विलिब्रियम की हालत जो है वो भी हमारे साथ बरकरार रहेगी। और जो कंडीशन है वो मंदरजा झेल है। नंबर 1, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, उनकी मिकदार, ये इक्विलिब्रियम के लिए एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, यानी उस रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन आप हासिल करना चाहते हैं या आपने उसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन पैदा की है तो उसके लिए टेम्परेचर भी इंतहाई ज़रूरी है। यानी अगर आप टेम्परेचर को तब्दील करेंगे तो इक्विलिब्रियम की हालत भी तब्दील होगी। नंबर 3, प्रेशर ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम का प्रेशर। नंबर 4, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, उस सिस्टम का वॉल्यूम, यानी उस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स जो हैं उसको सिस्टम कहते हैं, उनका वॉल्यूम। नंबर 5, कैटलिस्ट इफ यूज्ड इन द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज। कैटलिस्ट यानी वो चीज़ ना ये रिएक्टेंट होता है ना प्रोडक्ट होता है, ये कैटलिस्ट असल में ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो रिएक्शन है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड है इनको इंक्रीज करता है। तो अब ये 5 कंडीशन जो है ये कैटलिस्ट है। यानी अगर आपने कैटलिस्ट यूज़ किया है और उसको तब्दील नहीं किया तो इक्विलिब्रियम की हालत जो है वो बरकरार रहेगी। ये सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस है, यानी टेक्नोलॉजी का हमारे सोसाइटी में जो इस्तेमालात हैं इसको आप खुद पढ़ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अब है वेज टू रिकॉग्नाइज द इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम को आप किस तरह पहचानेंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में है या अभी वो इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं है, आपको किस तरह पता चलेगा। इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड। यानी इक्विलिब्रियम की हालत को पहचानने के लिए आपको मंदरजा झेल तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। नंबर 1, फिजिकल मेथड सच एज रिफ्रैक्ट्रोमेट्री, पोलरिमेट्री एंड स्पेक्ट्रोमेट्री। ये 3 मेथड है, इसके ज़रिए आप इक्विलिब्रियम की हालत को पहचान सकते हैं। दूसरा क्या है, केमिकल मेथड सच एज टाइट्रेशन ETC। ये टाइट्रेशन भी एक मेथड है, इसके ज़रिए भी आप इक्विलिब्रियम की हालत को पहचान सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इन मेथड्स की उन्होंने एक्सप्लेनेशन की है कि नहीं। आगे चलते हैं। In both methods, the equilibrium state of chemical reaction can be recognized by knowing the concentration of reactants and products at regular interval of time। यानी both methods, यानी ऊपर हमने जो मेथड का जिक्र किया, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड, इन दोनों मेथड्स में आपको इक्विलिब्रियम की हालत को पहचानने के लिए आप जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है उनको आप देखते हैं। When the concentration of the reactants and product of the observed constant,
देन द रिएक्शन इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी जब आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली नजर ना आए, यानी वो कांस्टेंट रहे, तो फिर आप ये कह सकेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। ये सेल्फ असेसमेंट है। डिफाइन द लॉ ऑफ मास एक्शन, ये हमने पिछले लेक्चर में किया है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शन, हाउ इट इज रिटर्न। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द concentration, it is the ratio of the product of the concentration of products to the product of the concentration of reactants। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिफिनीशन है। हाउ इट इज रिटर्न, ये मतलब एक रिएक्शन लिख ले, उसके लिए जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन। राइट डाउन नेसेसरी कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए जो ज़रूरी कंडीशंस हैं वो लिख लें, जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और उसके साथ जो है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड कैटलिस्ट। ये 5 कंडीशंस थी, आप वो लिख सकते हैं। अब आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसकी यूनिट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिफिनीशन है। अभी जो हमने पहले जिक्र किया कि ये जो है ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट यानी उसका ज़रब और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट यानी ज़रब का रेशो है इक्विलिब्रियम की हालत में। इक्विलिब्रियम स्टेट यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में होना चाहिए। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द केसी, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है इसकी कोई कीमत, हिंसा यानी 5, 6, 7, 8 वगैरह। न्यूमेरिकल वैल्यू का ये मतलब है ऑफ केसी फॉर अ पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम सिस्टम इज ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली, यानी केसी की वैल्यू जो है हम किसी भी रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटली मालूम करते हैं। द केमिस्ट एग्जामिन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर एंड डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, यानी केसी की वैल्यू मालूम करने के लिए आप पहले ये देखेंगे कि जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम की हालत में है कि नहीं। जब वो इक्विलिब्रियम की हालत में हो जाए तो फिर आप जो है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। When we know the balanced chemical equation of a reversible reaction, we can write the equilibrium constant Kc। यानी जब हमारे साथ रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाए तो फिर हम Kc की जो फार्मूला है वो हम लिख लेते हैं। While writing the equilibrium constant, the product side is written as numerator and the reactants as denominator। अब ये कह रहे हैं कि आप Kc का फार्मूला किस तरह लिखेंगे, यानी प्रोडक्ट्स जो है उसका कंसंट्रेशन ऊपर लिख लेंगे और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे लिख लेंगे। ये तो हमने पहले पढ़ा है। दस वी कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑफ द Kc। फिर इससे फिर हम Kc की वैल्यू और उसका यूनिट मालूम करते हैं। बाय पुटिंग द इक्विलिब्रियम वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट साइड एट न्यूमेरेटर एंड द रिएक्टेंट साइड एट डोमिनेटर एंड कोएफिशिएंट इज रेज्ड टू द पावर ऑफ दैट सब्सटेंस इन द केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट्स को ऊपर लिख लेंगे और रिएक्टेंट्स को नीचे लिख लेंगे और प्रोडक्ट्स के साथ जो कोएफिशिएंट होते हैं वो आपको पावर में लिख लेंगे, जो पहले हमने पढ़े हैं। अब देखें, ये इन्होंने लिखा है Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D पावर D डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B पावर B। अब इस C की तरफ उन्होंने ये तीर का निशान लगाया, इसमें क्या लिखा है, द स्क्वायर ब्रैकेट शोज कंसंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यानी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन को जाहिर करता है और कंसंट्रेशन की जो यूनिट है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। इसके अलावा ये Kc है, ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये तो आपको पता है। C shows that it is in terms of concentration, यानी C का मतलब है कंसंट्रेशन। इसके बाद ये जो तीर निशान है ये क्या जाहिर करता है, राइट हैंड प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन ऑन द टॉप, लेफ्ट हैंड रिएक्शन रिएक्टेंट्स ऑन द बॉटम। अब ये कह रहे हैं कि आपका जो रिएक्शन होता है उसमें जो प्रोडक्ट हैं वो असल में राइट साइड पे होते हैं और ये जो रिएक्टेंट्स हैं वो लेफ्ट साइड पे होते हैं। अब ये जो नीचे वाला तीर निशान ये क्या जाहिर करता है, द एक्सपोनेंट्स आर द नंबर्स इन फ्रंट ऑफ ईच सब्सटेंस इन द केमिकल इक्वेशन। यानी हमारे साथ जो केमिकल इक्वेशन होता था और उसके साथ ये ए बी जो रिएक्टेंट्स के साथ जो कोएफिशिएंट होता था वो हम पावर में लिखते थे। तो अब वो कह रहे हैं कि ये कोएफिशिएंट्स हैं, ये ए बी सी और डी जो पावर में है ये कोएफिशिएंट्स हैं। The unit of Kc depends on the equilibrium constant expression for the given reaction। Kc की जो यूनिट होती हैं वो असल में हमारे साथ जो Kc की एक्सप्रेशन होती हैं उस पर डिपेंड करती हैं, यानी इस चीज़ पर डिपेंड करती हैं Kc का यूनिट।
Number 1, Kc has no unit for reaction in which the number of moles of the reactants and products are equal. यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोल की तादाद बराबर होती है, उसमें Kc की कोई यूनिट नहीं होती. दिस इज बिकॉज कंसंट्रेशन यूनिट कैंसल आउट इन द एक्सप्रेशन फॉर द Kc. ये इस वजह से होता है कि Kc का जो फार्मूला होता है उसमें कंसंट्रेशंस की यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. ये किस तरह करते हैं ये हम नीचे इंशाल्लाह इस एग्जांपल में करेंगे. फॉर एग्जांपल इन द गिवन रिएक्शन वी नो, ये हमारे साथ एक एग्जांपल है. ये हाइड्रोजन गैस है, ये आयोडीन गैस है. हाइड्रोजन के साथ ये पर 1 है, आयोडीन के साथ भी यहाँ पर 1 है. तो क्या मतलब है, हाइड्रोजन भी 1 मोल है, आयोडीन भी 1 मोल है, तो +1 + 1 2, तो रिएक्टेंट्स 2 मोल हो गए. ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं. ये देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ 2 है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल है. तो प्रोडक्ट्स के भी 2 मोल हो गए और रिएक्टेंट्स के भी 2 मोल हो गए. अब इसके लिए Kc की एक्सप्रेशन किस तरह होगी, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट HI है तो HI इसका कंसंट्रेशन. और हमने पढ़ा था कि इसके साथ कोफिशिएंट में जो भी कीमत होती है वो हम कंसंट्रेशन के पावर में लिखते हैं. तो अभी इसके साथ क्या है 2 है, तो 2 को पावर में लिख लेंगे, यानी ये 2 जो है ये नंबर ऑफ मोल को शो कर रहा है. अब प्रोडक्ट्स और कोई नहीं है तो हम रिएक्टेंट्स के साइड पे जाएंगे, तो डिवाइड बाई H2 का कंसंट्रेशन इसके साथ 1 है तो 1 ऊपर में हम लिख लें या ना लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनटू यानी मल्टीप्लाइड बाई आयोडीन का कंसंट्रेशन. तो ये Kc की एक्सप्रेशन हो जाएगी. अब हम इसके लिए इस रिएक्शन के लिए Kc की यूनिट मालूम करेंगे. तो ये देखें हमने पहले पढ़ा था कि इस स्क्वायर ब्रैकेट की जो यूनिट होती है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है. ये देखें स्क्वायर ब्रैकेट की यूनिट क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और स्क्वायर तो अपनी जगह पर होगा, डिवाइडेड बाई इस H2 की जो मोलर कंसंट्रेशन इसका यूनिट क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, पावर में 1 है. इस तरह आयोडीन की मोलर यूनिट जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है. तो अब ये देखें नीचे जो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये दोनों मल्टीप्लाइड होके इस पर स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर क्या है मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर. तो ऊपर भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर हो जाएगा. तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे साथ क्या रह जाएगा, नो यूनिट, यानी कोई यूनिट नहीं होगा, Kc का कोई यूनिट नहीं होगा. ये तो एक केस हो गया. अब दूसरा केस क्या होता है, नंबर 2, Kc हैज यूनिट फॉर अ रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द रिएक्टेंट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. यानी पिछला जो एग्जांपल था उसमें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की नंबर ऑफ मोल्स बराबर थी, तो Kc का कोई यूनिट नहीं था. अब जो दूसरा कंडीशन है इसमें कह रहा है कि जब प्रोडक्ट्स की मोल्स क्या होती हैं, रिएक्टेंट्स की मोल से ज्यादा हो जाती हैं तो फिर Kc का यूनिट होता है. फॉर एग्जांपल ये देखिए N2O4 ये क्या है, रिएक्टेंट्स है, इसके साथ यहाँ पर 1 है तो इसके नंबर ऑफ मोल 1 है. अब ये प्रोडक्ट्स में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनाता है तो इसके साथ 2 है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स 2 है. तो प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं और रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल 1 है, तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो गए. तो इसके लिए Kc की एक्सप्रेशन ये होगी, यानी प्रोडक्ट्स इसका कंसंट्रेशन पावर में ये 2 डिवाइडेड बाई ये रिएक्टेंट्स इसका मोलर कंसंट्रेशन. अब हमें पता है कि मोलर कंसंट्रेशन की जो यूनिट है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो हम ये यूनिट लगा लेंगे, फिर इसके ऊपर इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई इस रिएक्टेंट्स का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब. तो अब ऊपर जो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर है डिवाइडेड बाई मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब और ये स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब रह जाएगा. तो इस केस में Kc की यूनिट हो जाएगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब. अब तीसरा केस आता है, तीसरे केस में कहता है सिमिलरली Kc is unit for a reaction in which the number of moles of product is less than the reactants in a balanced chemical reaction. ऊपर जो हमने पढ़ा ऊपर ये केस था कि जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मोल प्रोडक्ट्स की नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट की नंबर ऑफ मोल से ज्यादा हो तो Kc का यूनिट होता है. तीसरा केस कहता है कि जब रिएक्टेंट्स की नंबर ऑफ मोल्स जो है वो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल से ज्यादा हो जाए फिर भी Kc का यूनिट होता है. फॉर एग्जांपल ये देखिए N2 नाइट्रोजन गैस प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, ये दोनों रिएक्शन करके NH3 अमोनिया बनाते हैं. तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का नंबर ऑफ मोल यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन गैस का नंबर ऑफ मोल 3 है, तो 1 + 3 4, तो रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल टोटल 4 हो गए. ये रिएक्शन करके अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया के साथ इधर 2 लिखा हुआ है तो अमोनिया के नंबर ऑफ मोल 2 है, तो इधर नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट्स के 4 और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल 2, तो रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो गए.
अब इस केसी की यूनिट मालूम करने के लिए आप सबसे पहले प्रोडक्ट्स की केसी की एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो केसी की एक्सप्रेशन का आपको पता है, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन पावर में इसका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन। तो अब मोलर कंसंट्रेशन की जब आप यूनिट लिखते हैं तो ये देखिए NH3 की मोलर कंसंट्रेशन, इसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब, फिर उसके ऊपर स्क्वायर, नीचे N2 की मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट, सही है। इसके बाद हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट, इसके ऊपर पावर 3 है। तो अब ये देखें यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऊपर 2 है, यानी स्क्वायर का मतलब है कि ये 2 है। नीचे जो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब 4 है, यानी 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये, और 3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये, यानी क्यूब है। क्यूब का मतलब है कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो ये क्या हो गया, ये नीचे 4 टाइम्स हो गया, ऊपर जो है 2 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब है कि ऊपर 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, नीचे जो है 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो नीचे जो 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, उनमें से 2 जो है ऊपर 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब के साथ कट जाएंगे, और नीचे जो है 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब रह जाएंगे, यानी स्क्वायर रह जाएगा, सही है। तो आपके पास केसी की यूनिट ये हो जाएगी 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट द यूनिट्स ऑफ द केसी डिपेंड्स अपॉन द इक्वेशन। यानी हमने जो ऊपर ये 3 कंडीशन पढ़ी, इससे हमें ये नतीजा मिला कि केसी की जो यूनिट होती है वो असल में इक्वेशन पर डिपेंड करती है कि आपके साथ रिएक्शन या इक्वेशन किस टाइप का है। इट वेरीज फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन, यानी केसी की कोई खास यूनिट नहीं होती, ये इक्वेशन पर डिपेंड करती हैं।